गुड इवनिंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग इंग्लिश विषय लेसन नंबर 4.4 द अनसिंकेबल शिप, एक छोटी सी कहानी है। अनसिंकेबल जो कभी डूबेगा नहीं, जिसके बारे में ऐसी धारणा थी कि ऐसा शिप जो कभी डूब नहीं सकता। आप लोग समझ ही गए होंगे किस शिप की बात कर रहा हूं मैं, जिस पर एक ऐतिहासिक फिल्म भी बनी है। तो देखते हैं इस लेसन में क्या है। पहले वार्म अप एक्सरसाइज, चिट चैट। हैव यू हर्ड रीड अबाउट नेचुरल कैलेमिटी? हैव यू हर्ड रीड अबाउट नेचुरल कैलेमिटी? नेचुरल कैलेमिटी का अर्थ होता है कोई प्राकृतिक आपदा। क्या आप लोगों ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा के बारे में सुना या पढ़ा है? यस, आई हैड हर्ड अबाउट मेनी नेचुरल कैलेमिटीज लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड। हाँ, मैंने कई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सुना है। उदाहरण के तौर पर सुनामी, और उसी के साथ साथ फ्लड, बाढ़ की स्थिति, अचानक बहुत ज्यादा बाढ़ आना। या कई फिल्मों में भी हम लोगों ने देखा है, जैसे केदारनाथ में अचानक बादल फटते हैं, वह भी एक नेचुरल कैलेमिटी का प्रकार है। फिर कई कई स्थानों पर अर्थक्वेक के बारे में हम लोगों ने देखा है, सुना है न्यूज के माध्यम से। या बहुत सारी चीजों का हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन अ लॉन्ग जर्नी? लॉन्ग जर्नी मीन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यात्रा, लंबी यात्रा के लिए जब हम निकलते हैं तो ढेर सारी संभावनाएं होती है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज इन अ लॉन्ग जर्नी। एग्जाम्पल, वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन सेफली। हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक, जहां तक हम लोगों ने निश्चित किया है, उस यात्रा को बड़े ही सुरक्षित तरीके से अच्छे से पूरा कर सकते हैं। उसी उम्मीद के साथ हम निकलते हैं। और दूसरी कई पॉसिबिलिटी, कई संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी ऐसे अपघात हो जाते हैं कि अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पहुंच पाते। बहुत दुखद घटनाएं घट सकती हैं। तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन अ लॉन्ग जर्नी, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। डू यू नो द सी वॉयजेस? क्या समुद्री यात्राओं के बारे में आपने सुना है? यस, आई हैड लिसन अबाउट मेनी स्टोरीज रिलेटेड टू सी वॉयजेस। बहुत सारी ऐसी कहानियां सी वॉयजेस के बारे में, समुद्री यात्राओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। और बहुत सारे कार्टून के माध्यम से भी हम लोगों ने इसको देखा है, छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से भी। हाउ इज दिस जर्नी इन द सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर? द जर्नी इन द सी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रोड और एयरवेज। तो एरोप्लेन की जो जर्नी है उसमें, और रोडवेज से जब हम जाते हैं उसमें, या रेलवे से जाते हैं, यात्रा करते हैं, और समुद्री यात्रा में बहुत फर्क है। तो क्या डिफरेंस हो सकता है? समुद्री यात्रा में खतरे अधिक है, समुद्र की लहरें, और वहां पर जो हेल्प है, मदद है, वो जल्दी पहुंच नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है कि समुद्र के तूफानों में घिर जाते हैं और बड़ी कठिन, बड़ी विकट परिस्थिति होती है, लोग जल्दी से सहायता के लिए पहुंच नहीं पाते। वाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी? अल्टरनेटिव्स मीन्स, अगर मान लो, अल्टरनेटिव्स मीन्स डिफरेंट सोर्सेस। उदाहरण के लिए हम ट्रेन से जा रहे हैं, अगर रेलवे के साथ कोई हादसा हो गया तो हम जीवित हैं तो उतर करके बस से भी यात्रा कर सकते हैं, कार से भी यात्रा कर सकते हैं। बस से जा रहे हैं तो कार से यात्रा कर सकते हैं, टैक्सी, ऑटो रिक्शा से कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की तैयारी कई बार हमको रखनी पड़ती है। तो उसी तरह की एक यात्रा है, हम देखते हैं क्या है इस लेसन में। On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. 10 अप्रैल 1912 ईस्वी में द लार्जेस्ट लग्जरी शिप, बहुत ही आरामदायक लग्जरियस शिप था वो। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जो शिप था, लग्जरियस शिप था, वह वर्ल्ड सेट सेल फॉर साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकला। साउथहैम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड, यहाँ से यात्रा के लिए निकला, कहाँ पर? न्यूयॉर्क की। और उसका नाम था, सी वॉज कॉल्ड टाइटेनिक, और उस शिप का नाम था टाइटेनिक।
द वर्ड टाइटेनिक मीन्स ह्यूज। अब टाइटेनिक का अर्थ दिया है यहाँ पर ह्यूज। द वर्ड टाइटेनिक मीन्स ह्यूज। ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। तो टाइटेनिक शब्द का अर्थ ही था बहुत बड़ा, ह्यूज। दिस वॉज हर मैडन वॉयस, दैट इज हर फर्स्ट वॉयस। यह उसकी प्रथम यात्रा थी, पहली बार वो यात्रा के लिए निकला था। तो टाइटेनिक सिर्फ फर्स्ट टाइम यात्रा के लिए नहीं, समुद्री यात्रा के लिए प्रवासियों के साथ निकल रहा था। She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. वह She set out to cross the Atlantic Ocean. वह अटलांटिक ओशन को पार करने वाला था। एंड शी कैरीड मोर देन 2,000 पैसेंजर्स, और उस पर लगभग 2,000 प्रवासी यात्री यात्रा कर रहे थे। मतलब 2,000 यात्रियों को लेकर के वह शिप निकला था, अटलांटिक ओशन से वह गुजरने वाला। द टाइटेनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। एक तैरता हुआ कस्बा, शहर, टाउन की तरह लग रहा था। एक छोटा सा शहर, कस्बा। टाइटेनिक किस तरह से लग रहा था? एक फ्लोटिंग टाउन की तरह दिखाई दे रहा था। इतना विशाल, इतना बड़ा शिप था। एवरीवन कॉल्ड टाइटेनिक फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। सभी लोग फाइनेस्ट, बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा शिप मानते थे टाइटेनिक को। टाइटेनिक के बारे में ऐसा कहा जाता था कि दुनिया का सबसे अच्छा शिप है। एवरीवन वाज प्राउड ऑफ हर। हर एक व्यक्ति को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। इतना सुंदर उसकी रचना, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन और इतना विशाल शिप था वो, लग्जरियस शिप था वो। शी वॉज अ टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज। वह लगभग इतना ऊंचा था जैसे 15 मंजिले की इमारत हो। अर्थात टाइटेनिक शिप 15 मंजिल की इमारत के बराबर ऊंचाई वाला था। Inside, she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. और अंदर से उसकी जो रचना थी, अंदर से उसकी जो भव्यता दिखाई दे रही थी, बहुत बड़ा होटल, सीढ़ियां, स्टेयरकेसेस, डाइनिंग रूम्स, खाने के लिए अलग अलग कमरे, शॉप्स, दुकानें और स्विमिंग पूल्स। अर्थात इतना विशाल था, इतना, मान लो एक छोटे से नगर की रचना उस शिप में की गई थी। इतना विशाल वह शिप था, और बड़े ही अच्छे ढंग से उसमें होटल, स्टेयरकेस, डाइनिंग रूम्स और उसी के साथ साथ शॉप्स, शॉपिंग करने के लिए दुकानें और स्विमिंग पूल्स बने हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 15 स्टोरीज, 15 मंजिले की इमारत के बराबर वह शिप था, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। उस समय का सबसे विशाल, सबसे बड़ा ह्यूज शिप माना जाता था टाइटेनिक। और यह है उसकी भव्यता। उस पर लोग किस तरह से, यात्री खुश है, सभी यात्री सवार होकर के यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो इतनी भीड़ उस शिप पर। और ये अंदर से जो स्टेयर केस का वर्णन किया गया है, इस तरह से सीढ़ियां उसमें, डाइनिंग हॉल और चेयर्स उसके बड़े सुंदर तरीके से उसको बनाया गया। एवरीवन थॉट दैट द टाइटेनिक कुड नेवर सिंक। हर व्यक्ति ये सोचता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप। उसके बारे में कहा जाता था, वे उसे कहते थे कि अनसिंकेबल, कभी न डूबने वाला शिप है यह। The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. जो शिप को कंस्ट्रक्ट किए थे, शिप बिल्डर्स, जिन लोगों ने शिप को बनाया था, इतना कॉन्फिडेंट थे, इतना श्योर थे, इतना भरोसा था उनको उस शिप पर और अपने कारीगरी पर। उन्हें लगता था कि यह शिप तो कभी डूब ही नहीं सकता। तो इस पर बहुत कम लाइफ बोट्स लेकर के रखा गया था। लाइफ बोट्स अर्थात अगर कोई नौका, कोई शिप, बड़ा शिप जब डूबने लगता है तो उसमें छोटे छोटे लाइफ बोट्स होती है। जीवन बचाने के लिए, यात्रियों को बचाने के लिए छोटी छोटी बोट्स होती है, जो तुरंत समुद्र में छोड़ी जाती है, और फिर उसकी सहायता से यात्रियों को बचाया जा सकता है। अगर कोई बड़ा शिप डूबने लगा तो उस पर छोटे छोटे लाइफ बोट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था, इतना श्योर थे वो लोग कि यह शिप तो डूब ही नहीं सकता, तो लाइफ बोट्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी। द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल। बहुत आरामदायक यात्रा थी, सभी लोग उस यात्रा का आनंद ले रहे थे। द पैसेंजर्स वेर प्राउड बिकॉज दे वेर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड।
दे फेल्ट सेफ, सभी यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दे फेल्ट सेफ, सभी यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि और उनमें अपने आप में गर्व की भावना, इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि वे दुनिया के सबसे विशाल और सबसे अच्छे शिप में यात्रा कर रहे हैं। इसलिए और उसी के साथ-साथ वे अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे थे कि इतना अच्छा बनाया गया है, इतना कंफर्टेबल है, इतना आरामदायक है और दुनिया का सबसे बड़ा शिप और इतनी अच्छी उसकी रचना। तो उसके लिए सभी को अंदर से गर्व महसूस हो रहा था। Then came the night of 14 April. The sky was clear and the sea was calm. काम मतलब एकदम शांत। 14 अप्रैल की रात आई यात्रा के दौरान। 14 अप्रैल, स्काई वॉज क्लियर, पूरा आसमान साफ था। द सी वॉज calm, समुद्र पूरी तरह से शांत था। अर्थात 14 अप्रैल की रात का वर्णन किया गया है, जब आसमान में कोई बादल नहीं, पूरी तरह से क्लियर, साफ था आसमान और समुद्र पूरी तरह से शांत था। मेनी ऑफ द पैसेंजर्स वेर asleep, अधिकतर जो यात्री थे, पैसेंजर्स थे, सभी सोए हुए थे। कैप्टन स्मिथ knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the sea. कैप्टन स्मिथ जानते थे कि यहाँ पर आइसबर्ग्स बहुत अधिक हैं। आइसबर्ग्स जो बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े वहां पर फ्लोट करते हैं या वहां पर ऐसे बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, इसलिए उन्होंने कैप्टन स्मिथ ने एक व्यक्ति को शिप के टॉप पर देखने के लिए कहा, निगरानी रखे, नजर रखे कि कहीं कोई आइसबर्ग्स दिखाई दे रहा है क्या। सडनली एट 11:40 PM द मैन सॉ समथिंग, और अचानक उस व्यक्ति ने रात के लगभग 11:40 पर अचानक उसने कुछ चीज देखी। ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर, वह घबराहट में एकदम ठंड हो गया, ठंडा हो गया, अर्थात बहुत ज्यादा डर गया उसे। A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग, एक बहुत बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा है, बहुत मीन्स तो टाइटेनिक के सामने बहुत विशाल बर्फ का टुकड़ा आइसबर्ग आ रहा है। आइसबर्ग ही एल्ड, वो घबराहट में आइसबर्ग बस ऐसे ही चिल्लाया जोर से, आइसबर्ग। अर्थात अचानक अगर टाइटेनिक के सामने, इतने बड़े शिप के सामने इतना विशाल बर्फ आइसबर्ग्स आ जाए, तो वह घबरा ही गया, नेचुरली घबरा गया और जोर से चिल्लाया, आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की, fought hard, कि टाइटेनिक को तुरंत मोड़ ले, टाइटेनिक को आइसबर्ग्स के रास्ते से हटा ले, लेकिन जब तक कि डायरेक्शन, बहुत बड़ा शिप था, अचानक इतना तेज वो डायरेक्शन बदल नहीं सकता था। फिर भी धीरे धीरे बदलते हुए भी माउंटेन, जो बर्फ का माउंटेन, बर्फ का जो पर्वत था, उससे टाइटेनिक टकरा गया, स्क्रैप, थोड़ी सी खरोच आ गई उसको, और वो खरोच भी बहुत बड़ा शिप था, उसके लिए खरोच भी बहुत बड़ी बात थी। A shower of ice fell onto the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. और जो बर्फ के टुकड़े थे, जैसे ही शिप उससे टकराया, उसने बहुत कोशिश की बचाने की कैप्टन स्मिथ ने, लेकिन उसका जो किनारा था, किनारा जैसे ही शिप से टकराया, तो जैसे ही टकराया वैसे उस आइसबर्ग्स के बहुत सारे सावर्स टुकड़े उस डेक पर जाकर के गिरे, उस शिप के डेक पर, शिप के ऊपर जाकर के गिरे और शिप थोड़ी सी डैमेज हो गई। वाटर बिगेन टू पावर इनटू द लोअर डेक्स, लोअर मींस नीचे का जो डेक था, नीचे का जो भाग था शिप का, अब वहां पर तेजी से पानी अंदर की तरफ आने लगा। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन, सभी पैसेंजर्स निश्चिंत होकर के सो रहे थे, रात का समय था और सभी सेफ महसूस कर रहे थे, सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो ज्यादातर जो पैसेंजर्स थे, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, गहरी निद्रा में थे, नींद में। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू could not stop the water flooding through the ship. कैप्टन स्मिथ और उनके जो क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स में जो शिप पर उनके साथी होते हैं, शिप की जो व्यवस्था देखने के लिए क्रू मेंबर्स, कैप्टन के साथी, उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो पानी फ्लडिंग अंदर की तरफ पानी बड़ा तेजी से शिप में भर रहा है, डेक में भर रहा है, उसे रोकने के लिए बहुत प्रयास किया,
दे न्यू द टाइटेनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर। वे समझ गए कि टाइटेनिक बहुत अधिक खतरे से गुजर रहा है। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग। कभी न डूबने वाला शिप आज डूब रहा है। एट 12:15 AM, रात के 12:15 बजे, सुबह के 12 बजे के बाद जैसे नेक्स्ट डे आता है, तो इट वॉज 15 अप्रैल एट 12:15 AM, मॉर्निंग का समय। कभी न डूबने वाला शिप अब डूबने लगा है। कैप्टन स्मिथ सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑन द शिप्स रेडियो आस्किंग फॉर हेल्प। हेल्प, टाइटेनिक सिंकिंग, कम क्विकली। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू टू वेक ऑल द पैसेंजर्स अप। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत अर्जेंट मैसेज किया। रेडियो, जो रेडियो उस समय की जो पद्धति थी, सिस्टम था, और उस पर हेल्प 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 के लिए गुहार की, पुकारा उन्होंने। टाइटेनिक डूब रहा है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। तो नजदीक के जो भी टावर्स होंगे वो कैच करके हेल्प के लिए आ सकते हैं, ऐसी उनकी उम्मीद थी। और उसके बाद उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर किया, तुरंत आदेश दिया कि जल्दी जाइए, जो भी पैसेंजर्स सो रहे हैं उन्हें तुरंत उठाइए। अब यह शिप डूबने की कगार पर है, डूबने की स्थिति में है, अब इसको डूबने से बचाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइटेनिक किस तरह से टर्न करते करते भी जा करके इतने बड़े आइसबर्ग्स माउंटेन की तरह है, उससे जाकर के टकरा गया। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. A ship called the California, कैलिफोर्निया नाम का एक शिप वहीं पर लगभग 20 मील दूरी पर था, लेकिन उसने मैसेज रिसीव नहीं कर सका। वो टाइटेनिक के मैसेज को रिसीव नहीं कर सका। क्यों नहीं रिसीव कर सका? क्योंकि उसने अपने रेडियो को टर्न ऑफ करके रखा था, बंद करके रखा था। रेडियो ऑपरेटर भी सो गया था। तो यह टाइटैनिक में जो भी लोग थे उनके लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी कि इतने नजदीक कैलिफोर्निया नाम का एक शिप होते हुए भी उसने अपने रेडियो को टर्न ऑफ किया था। रेडियो ऑपरेटर भी सो चुका था। इसकी वजह से जो टाइटैनिक से मैसेज गया उसे वह रिसीव नहीं कर सका, वरना बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। अनदर शिप कॉल्ड द कार्पैथिया heard the Titanic's call and sailed at full speed towards her. Unfortunately, Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. लेकिन उसी समय एक शिप कार्पैथिया, उन्होंने टाइटैनिक से जो भी आवाज गई रेडियो से के थ्रू जो मैसेज मिला तुरंत रिसीव किया और पूरी स्पीड के साथ जितना संभव था उतना तेजी से पहुंचने की कोशिश की टाइटैनिक के पास कार्पेथिया शिप ने। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि कार्पेथिया वहां से बहुत दूरी पर था, जिसके कारण कार्पेथिया को टाइटेनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। मीनवाइल द टाइटेनिक वाज सिंकिंग रैपिडली, और उसी समय टाइटेनिक पूरी तेज से, जैसे जैसे पानी का बहाव अंदर की तरफ आता, पानी भर रहा था डेक में, टाइटेनिक में, और वह तेजी से डूबते हुए जा रहा था। सिंकिंग रैपिडली, बड़ा तेजी से डूब रहा था। The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough spaces in the boat for a few hundred passengers. उसी समय टाइटेनिक में जो थोड़ी बहुत लाइफ बोट्स थी, लाइफ बोट्स को नीचे की तरफ उतारा गया, लेकिन बहुत कम लाइफ बोट्स उन लोगों ने लिया था, क्योंकि बड़ा ही कॉन्फिडेंट थे वे कि यह तो शिप कभी डूब ही नहीं सकता, अनसिंकेबल शिप है। तो बहुत कम, सैकड़ों, कुछ ही यात्री उस शिप में आ सके, लाइफ बोट्स में आ सके। The Titanic had more than 2,000 people on board. लगभग 2,000 यात्री थे टाइटेनिक पर। The ship began to tilt into the sea. People began to jump into the decks, into the ice cold water. बर्फ जो पूरी तरह से जमा दे, इस तरह का पानी था, और शिप पूरी तरह से फ्लोट हो रहा था, टिल्ट अर्थात तैर रहा था। अब डूबा की तब डूबा, ऐसी स्थिति। लोग शिप में से जंप कर रहे थे, डेक से नीचे की तरफ जा रहे थे, और पानी जो अगर यहाँ से बच भी जाए तो पानी में जाने के बाद जो स्थिति थी, पूरी तरह से ठंड, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, शरीर को जमा दे इस तरह की ठंड उस पानी पानी की स्थिति थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति थी। टाइटैनिक एक तरफ डूब रहा है, फ्लोट कर रहा है, डूबने की स्थिति में है, और लाइफ बोट्स कम पड़े, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बचने की।
तो लोग ऊपर से जंप करके इस पानी में स्वयं बचने के प्रयास में, लेकिन पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा था कि उस ठंड से बच पाना बहुत ही मुश्किल था। With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then at 2:20 a.m. on 15th April, she vanished into the sea. लाइट स्टिल शाइनिंग, उसकी जो लाइट थी वो अभी भी चमक रही थी, प्रकाश आ रहा था उसमें से। टाइटेनिक स्टूड अपराइट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर तक बाहर रहा। उसके बाद लगभग 2:20 पर 15 अप्रैल को वैनिस्ड इनटू द सी, पूरी तरह से गायब हो गया, सी के अंदर पूरा सबमर्ज हो गया, डूब चुका था यश। अबाउट 1500 पीपल ड्रोन, डूब चुके थे। लगभग 1500 लोग, 1500 यात्री जो उसमें थे वह डूब गए थे। ड्रोन मीन्स डूब जाना। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप। कैप्टन स्मिथ और उनके जो क्रू मेंबर्स है, अधिकतर क्रू मेंबर्स पूरी तरह से उस शिप के साथ पानी में डूब गए थे। द कारपेथिया अराइव्ड एट 3:40 AM, 3:40 पर कारपेथिया जो शिप था जिसने उनकी आवाज सुनी थी वहां पर पहुंचा। द शिप्स क्रू फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड 700 पीपल इन देम। लगभग 700 लोगों को कारपेथिया ने बचाया। लाइफ बोट्स जो उनके पास थी उसकी मदद से लगभग 700 लोगों को बचाने की कोशिश की थी। दे ऑल्सो फाउंड चेयर्स एंड पीसेस ऑफ फूड फ्लोटिंग ऑन द वाटर। उन लोगों ने चेयर्स, जो लकड़ियां, अंदर हमने देखा था कि कितना इंटरनली बहुत ही अच्छा उसको डेकोरेट किया था शिप को। तो उसके अंदर के जो शिप थे, लकड़ियों के चेयर्स थे, वो सब छोटे छोटे टुकड़े में बट करके समुद्र के पानी में अब तैर रहे थे। चारों तरफ एक बड़ा ही भयानक हादसा, इसका नजारा दिखाई दे रहा था। बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वाटर हैड ड्रोन्ड और डाइड ऑफ कोल्ड। किंतु जो अधिकतर लोग शिप से कूदे भी थे, या तो डूब गए, या तो पूरी तरह से ठंड में जम चुके थे। द कार्पेथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, किंतु कार्पेथिया उनको बचाने में असमर्थ रहा। 700 लोगों की कैपेसिटी वाला था कार्पेथिया, लेकिन स्थिति ऐसी थी, वहां पहुंचने में उसे बहुत समय लग गया। 3:40, 12:20 पे वो 2:20 शिप पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका था। लगभग 12:15 12:15 पे सवेरे वहां पर शिप के डूबने की शुरुआत हो चुकी थी। लोग कूदना स्टार्ट कर दिए थे। 3 घंटे से भी ज्यादा समय कार्पेथिया को लगा, इसलिए बहुत समय हो चुका था, लोगों को बचाने में देर हो चुकी। तो इस समुद्र के अंदर डूबता हुआ टाइटेनिक, the sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. जब टाइटेनिक डूबा तो लोगों ने चर्चा का विषय बना। वहां पर कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज थी कि वहां के यात्रियों को बचाया जा सकता था। सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि सबसे बड़ी गलती जो टाइटेनिक की थी, वह उनका अति आत्मविश्वास था कि शिप तो कभी डूबेगा नहीं। इसके लिए उन लोगों ने लाइफ बोट्स कम ले गए। तो आगे से ऐसा निर्देश दिया गया कि जितने यात्री होंगे उसके हिसाब से लाइफ बोट्स होने चाहिए, और कोई भी व्यक्ति, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वजह थी, रेडियोस टर्न ऑफ कर किया था। अगर रेडियोस टर्न ऑफ नहीं होते तो लोगों तक फट से मैसेज पहुंच जाता, जल्द से जल्द मैसेज पहुंचता, और सहायता के लिए दूसरे शिप्स वहां पर पहुंच सकते। In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. 1913 के बाद ऐसा निश्चित किया गया, ऐसा डिसाइड किया गया कि प्रत्येक शिप्स अपने पास इतनी जगह अवश्य रखेंगे कि जहां पर लाइफ बोट्स को कैरी किया जाए। लाइफ बोट्स होंगे तो कोई भी अपघात की स्थिति होगी तो लोगों को बचाया जा सकता। इसलिए लाइफ बोट सफिशियंट, जितने यात्री उसके हिसाब से लाइफ बोट्स रखना आवश्यक। It was also decided that ship must keep their radios working every hour of the day and night. और जितने भी शिप्स होंगे वे अपने रेडियोस को हमेशा चालू रखेंगे, प्रत्येक घंटे, वह चाहे दिन का समय हो या रात का समय। तो 1913 1913 के बाद ऐसा निश्चित किया गया कि सफिशिएंट मात्रा में, इनफ होना चाहिए लाइफ बोट्स, जो भी शिप यात्रा पर जा रहा है उसके साथ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, रेडियोस हमेशा से टर्न ऑन होने चाहिए, भले वह दिन का समय हो या रात का समय।
In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. 1985 में जो वैज्ञानिक थे वो सब सबमरीन सबमरीन जो पनडुब्बियां होती है, पनडुब्बियों की सहायता से टाइटेनिक तक पहुंचे। दे फाउंड द शिप लाइंग इन टू पीसेस ऑफ ओशन फ्लोर। दो टुकड़ों में वह शिप बटा हुआ था और ओशन फ्लोर जो ओशन था, महासागर था, उसके अंदर एकदम तल पर, उसके बॉटम में उन्होंने दो टुकड़े में बटा हुआ टाइटेनिक देखा। एट अ डेप्थ ऑफ अराउंड 4000 मीटर 13,000 फीट, लगभग 4000 मीटर मतलब 13,000 फीट की गहराई में। लेटर दे टू फोटोग्राफ्स ऑफ द wreck and brought small parts of it the surface of the water। उसके बाद इतनी गहराई में बिछा करके वहां पर उन लोगों ने फोटो लिया टाइटेनिक का और उसके कुछ छोटे छोटे हिस्से सरफेस पर लाए, पानी के बाहर लाया लोगों को दिखाने के लिए। और यह लाइफ बोट्स है। अब जितने भी बड़े शिप्स होते हैं या क्रूज होते हैं उस पर इस तरह के लाइफ बोट्स लगे होते हैं और जैसे ही कोई इमरजेंसी की अवस्था होगी तो लोगों की सहायता के लिए, सिक्योरिटी के लिए अब ऐसा प्रावधान है कि लाइफ बोट्स होना आवश्यक है। फिर इस तरह से लाइफ बोट्स उतारे जाते हैं और उसमें फिर यहाँ से पैसेंजर्स को पहुंचाया जाता है कि कोई भी अपघात की स्थिति में, आपात की स्थिति में पैसेंजर्स के साथ कोई तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो, उनको कोई जीवित हानि ना हो, इसके लिए इस तरह के लाइफ बोट्स अब क्रूज में लगाए गए हैं। 1913 के बाद ऐसा प्रावधान किया गया। लाइफ बोट्स के एग्जांपल्स हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं जो छोटी शिप्स होते हैं, ऐसे भी लाइफ बोट्स होते हैं जो स्पीडली वर्क भी करते हैं, तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसेंजर्स को ले जाया जा सके। तो यह लाइफ बोट्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। और यह जो अंदर का नजारा है, सबमरीन से जाने के बाद, पनडुब्बियों से जाने के बाद साइंटिस्ट लोगों ने वहां के फोटोग्राफ्स लिए। समुद्र के तल में लगभग 13,000 फीट की गहराई में इस तरह का नजारा वहां पर दिखा, उसके फोटोग्राफ्स और उसके कुछ पार्ट्स लेकर के बाहर की तरफ, ओशन के बाहर साइंटिस्ट आए। There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912। 1912 के समय ऐसे बहुत सारी कहानियां बनी, बहुत सारी कहानियां वीरता के बारे में। और उस रात अप्रैल के बारे में जहाँ पर हम लोगों ने देखा 14 अप्रैल को उस शिप वहां से गुजर रहा था और 15 अप्रैल में वह सबमर्ज हुआ। उसकी कई कहानियां बनाई गई। उसी में से एक कहानी, इन 1988 द डायरेक्टर जेम्स कैमरन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टाइटैनिक्स मैडन वॉयस। इट इज अ वेरी सैड फिल्म। ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। 1998 ईस्वी में डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने एक बहुत ही फेमस फिल्म बनाई, मूवी बनाई, टाइटैनिक्स मैडन वॉयस। और बहुत ही दर्दनाक चित्र इसके अंदर दिखाए गए हैं, दृश्य दिखाए गए हैं। बहुत ही सैड, दुखद अंत है इसका। और जो भी इस फिल्म को देख करके थिएटर से निकलता है, सिनेमा हॉल से निकलता है, तो उसकी आंखें अश्रु पूर्ण होती है, अर्थात नेत्रों में आंसू भरे होते हैं, क्योंकि सच में यह एक दर्दनाक हादसा था और बड़ा ही अच्छा चित्रीकरण किया है डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है, थैंक यू, आप लोगों को यह लेसन समझ में आया होगा। अगर समय मिले या कभी मौका मिले तो टाइटैनिक फिल्म अवश्य देखें।